नमस्कार। मकर संक्रांति की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। ये कांग्रेस की संस्कृति और नीयत बन चुकी है कि जिस नेता को भी पार्टी आगे खड़ा करती है वो कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ता है, और कभी कुछ फायदा होता है तो पाकिस्तान को। इस कड़ी में अब सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर ने पुलवामा हमले पर एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। 2 आतंकियों के साथ जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार डीएसपी देविंदर सिंह पर सवाल उठाते हुए अधीर ने कहा कि अब पुलवामा हमले पर नए सिरे से विचार होना चाहिए, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दी। हिंदुस्तान को पुलवामा हमले का जिम्मेदार मानती है कांग्रेस। क्या कांग्रेस को सरकार और भारतीय सेना पर भरोसा नहीं? क्यों पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस के नेता? बयानों से पाकिस्तान को फायदा पहुंचाते हैं कांग्रेस के नेता। आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सवालों पर होगी बहस, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तारीख 14 फरवरी 2019। जगह जम्मू श्रीनगर हाईवे, लेकपुरा, पुलवामा। सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला, 45 जवान शहीद। देश को दहलाने वाले इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। ग्लोबल टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने बाकायदा बयान जारी कर पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली। हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत ने दुनिया को बताया कि हम आतंकियों के खिलाफ आगे भी ऐसे एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, मगर पाकिस्तान खुद को बेकसूर बताते हुए भारत पर सवाल खड़े करता रहा, जिसे अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान ने नई ताकत दे दी है। अधीर ने शनिवार को कुलगाम में हिजबुल के 2 आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह के बहाने पुलवामा हमले की नए सिरे से जांच की मांग उठा दी है, क्योंकि हमले के वक्त देविंदर सिंह पुलवामा के डीएसपी थे। अधीर ने ट्विटर पर लिखा, अब निश्चित रूप से ये सवाल उठेगा कि पुलवामा हमले के पीछे असली अपराधी कौन थे। इस पर नए सिरे से विचार की जरूरत है। अधीर कोई मामूली शख्स नहीं है, वो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं। लिहाजा उनके बयान को पाकिस्तान उसी तरह इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा जैसे उसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर राहुल गांधी सहित दूसरे नेताओं के बयान को इस्तेमाल किया था। यूएन में पेश अपने डॉजियर में भी पाकिस्तान ने भारत के नेताओं के बयान का जिक्र किया था। क्या किसी प्रकार का संशय है आपके मन में किसने आतंकवादी हमला भारत पे किया था, किसने पुलवामा हमला किया था? इसमें रत्ती भर का भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में संशय है क्या? पूरी जो प्रक्रिया चलती है इंटेलिजेंस की, धरपकड़ की, सरकार की, इन पर आपको विश्वास नहीं है। और आप अगर मानते हैं कि पुलवामा के हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था, पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला नहीं कराया, तो किसने कराया? आप आके कैमरे पे बोलिए। Why do you want to give clean chit to पाकिस्तान? सवाल आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी। मगर ऐसे सख्त सवालों के बावजूद अधीर रंजन चौधरी अपने बयान पर कायम है। দেবেন্দর সিংকে গ্রেপ্তার করার পর গোটা কাশ্মীর ভ্যালিতে
সিকিউরিটি যে আছে, আমাদের নিরাপত্তা যে বিভাগ আছে, তার মধ্যে আরো এরকম অনেক দেবেন্দ্র সিং ঢুকে আছে কিনা সেটা দেখা দরকার। এবং এই দেবেন্দ্র সিং এর মতো লোকদের পুলওয়ামা कांडेर পিছনে কোনো हाथ আছে কিনা সেটাও দেখা দরকার। सवाल है कि आखिर कांग्रेस के अधीर को क्या हो गया? क्या वो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए हिंदुस्तान को पुलवामा हमले का दोषी मानते हैं? उनके बयान पर मचे बवाल का अंजाम क्या होगा ये तो नहीं मालूम, मगर शायद वो भूल चुके हैं कि सोनिया गांधी से लेकर मणिशंकर अय्यर तक और राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह तक ने जब जब सरकार को घेरने के चक्कर में ऐसे विवादित बयान दिए, तब तब उसका खमियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गंभीर मुद्दों और मसलों पर अधीर के बेलगाम बयान यानी कि गड़े मुर्दे उखाड़ उनकी बखियां उधेड़ना खलबली तो मचा सकते हैं, लेकिन ये अधीर रंजन को पता होना चाहिए कि ये सेना का मनोबल भी तोड़ते हैं। मजहबी बातें कर हिंदू मुसलमान करना सियासी दलों की फितरत हो गई है। जी हां, सियासी दलों की ये फितरत हो गई है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो देवेंद्र का धर्म ढूंढकर कांग्रेस पार्टी के बीच, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के बीच आर पार हो गया है। जी हां, इसी बात को लेकर मचा बवाल है और लेकर हम आए हैं देश का सवाल है। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। जी हां, मेहमानों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको यहां बोलने के लिए बुलाया गया है। गंभीर मुद्दा है, संजीदा मुद्दा है, बहस सार्थक, प्रामाणिक और चर्चा ऐसी हो कि हमारे दर्शक का समय नष्ट ना हो। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ऋषि मिश्रा। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक समेत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ देश रतन निगम साहब, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा। जी हां, सिन्हा साहब ने कश्मीर में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं इलियास सराफुद्दीन साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और खासतौर पर देश का सवाल में हैदराबाद से इस बहस में आप शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक दिव्या राजदान। जी हां, आज मैं अपनी बहस शुरू करूं उसके पहले सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले उतना ही जिसका आप जवाब सुन सके। ये देश का सवाल है। ऋषि मिश्रा, पाकिस्तान की पीठ सहलाते हैं और खंजर हाथ में लिए भारत को खोपते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये संबित पात्रा कह रहे हैं। मनीष जी, आज संबित पात्रा जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो बहुत ही सीनियर प्रवक्ता है, लेकिन उनकी जो अनमेच्योर बातें जो मैंने आज उनके मुख से सुना, मुझे बहुत दुख हुआ कि ये तो भली भांति सभी जानते हैं कि पुलवामा में किसका हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था। लेकिन संबित पात्रा जी ये बताते ना, जो 56 इंच के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, या मनीष जी सुन तो लीजिए, पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन गाड़ी से भरा हुआ आरडीएक्स खुद उड़ के कश्मीर में तो नहीं आया होगा, कोई व्यक्ति या किसी के माध्यम से लाया गया होगा। ये सरकार जो 56 इंच की तथा कथित 56 इंच की जो सरकार है, वो हमें बताएं कि वो आरडीएक्स से भरा हुआ गाड़ी कैसे आया। एक बात, आपने एक नया टर्म सुना होगा आज के दिनों में, कपड़ालॉजी सुना होगा। मनीष जी, सुना है ना आपने? जी, मैंने तो ट्रोल रेजिमेंट भी सुना है। जी सुनिए, मैंने तो ट्रोल रेजिमेंट भी सुना है। जी, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जाने वाले पत्रकार हैं मनीष जी। कपड़ालॉजी टर्म सुना होगा कि कपड़ालॉजी के माध्यम से आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि कौन आतंकवादी है, कौन देशभक्त है। तो प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कपड़ालॉजी का टर्म दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो आज तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए कि आरडीएक्स से भरा हुआ वो गाड़ी किसने लाया था, हमारे देश में आतंक फैलाया था? कपड़ालॉजी कौन हुआ? देश को बताइए, देश को बताइए ना। कपड़ालॉजी से ये आतंकवादी। कोई धर्म होता है, कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म होता है, कोई रंग होता है, कोई भेद होता है। कर लूं मनीष जी, मैं कंप्लीट कर लूं फिर। अफगान से आतंकवादी आए थे, वहीं से सारा आया, ये जांच में आ गया है। निगम साहब, अरे आप ही तो बोल रहे हैं और बोल कौन रहा है इतनी देर से? मैं ये कह रहा हूँ, सारे सवाल भी इन्हीं पे दागे जाएंगे क्योंकि आप कांग्रेस के हमदर्द हैं। मनीष जी,
एक बात और मैं बताऊं, 2000 आप एक काम कीजिए, इलियास साहब भी हैं वैसे आपके साथ, एक काम, इलियास साहब भी हैं, मुझे बोलने तो दीजिए। एक काम कीजिए, गूगल में सर्च कीजिएगा 2014 के बाद सबसे ज्यादा टर्म ढूंढने वाले पाकिस्तान। मुझे ये आश्चर्य लगता है बीजेपी और मोदी सरकार को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है। आप एक प्रवक्ता ने सही कहा था कि 5-6 शब्द हटा दीजिए, तो ये जान रही है कि कांग्रेस के बयानों का हवाला मैं बोल लूंगा, पाकिस्तान की इजलास में दिया जाता है। आपका निवेदन, कांग्रेस पर आरोप आपसे लगता निवेदन है कि मैं बोल लूं, यूनाइटेड नेशंस को भी बहुत प्रेम है पाकिस्तान से। निगम साहब, सबसे ज्यादा आतंकवाद 2014 के बाद ही ऐसा क्यों है कि ये सरकार पाकिस्तान जैसे शब्दों का और पाकिस्तान से इस सरकार को प्रेम क्यों है, ये समझते पड़े। और मैं मनीष जी आपको बताऊं, 5-6 शब्द पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान धर्म, ये हटा दीजिए। इनके प्रवक्ता और निगम जी जैसे जो अघोषित प्रवक्ता है वो बोल नहीं पाएंगे। अरे भाई, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान धर्म। आपको कन्फ्रंट तो कर रहे हैं ऋषि जी, कन्फ्रंट कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूं इनको बड़े आराम से। देखिए निगम साहब, आप जवाब दीजिए, फिर मैं जनरल साहब के पास चलूंगा। मसला कश्मीर का है, मसला पुलवामा को लेकर उठा है, पुलवामा की जांच की बात हो रही है, जनरल का बीच में आना जरूरी होगा। निगम साहब, आप अपनी बात रखें। मैं बात साफ कर दूं, जब कश्मीर आंतरिक मामला है तो ये चौधरी साहब आपके पार्लियामेंट में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है यूएन का। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, बालाकोट पे सवाल उठाते हैं, सेना में के चीफ को गुंडा बोला जाता है, आपके दीक्षित जी बोलते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये कोई नई बात नहीं है। और ये जो अभी सीए के प्रोटेस्ट में जो हो रहा है उसमें कह रहे हैं ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जिसको बलूची और पख्तून लोग बोलते हैं पाकिस्तान सेना के खिलाफ। तो ये किस स्तर तक गिर गए हैं। सेना और पुलिस में दरार पैदा करने वाले हर तरीके की दरार, इनका सिर्फ काम है बांटना। कौन करता है हर जगह बांटना। आज एक पॉलिटिकल पार्टी का जो बेस है, मनीष मैं बोल लूं, मनीष जी, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो बेस है, यदि धर्म हटा दीजिए, ध्रुवीकरण हटा दीजिए, सभी दलों का बेस, मैं बोल लेता हूँ, सभी दलों का बेस। गुजरात चुनाव याद होगा आपको, गुजरात चुनाव हाउस में सोनिया गांधी रोती है, रात भर अहमद पटेल किसने कहा था, गुजरात चुनाव आपको याद होगा, मियां अहमद पटेल। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता धर्म को आप साहब भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, अमन सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं। अमन जी, मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर बाद। मेरे साथ मेजर जनरल सिन्हा है। जनरल साहब, इस तरह के बयान, जी हाँ, बयान सेना का मनोबल तोड़ते हैं। सियासी दल अपनी रोटियां सेकने के लिए इन दिनों सेना को हथियार बना रहा है। कपड़ा लॉजिक सिस्टम था सर। देखिए मनीष जी, आपने बहुत सही फरमाया। प्रॉब्लम यही है, सेना की मनोबल और देश की सुरक्षा को ये लोग क्या कर रहे हैं, आप खिलवाड़ करते हैं। जब आप ये कहते हैं, जब पुलवामा का हमला हुआ, आप पूछते थे पुलवामा, उसके 24 घंटा के अंदर ही जैसे मोहम्मद का चीफ खुले तौर पे कहता है कि यह हमने किया, ये हमने किया। आज उस पर सवाल ये उठाते हैं कि इसकी जांच करें। तो किसके लिए? पाकिस्तान बैक ट्रैक करता है। आप विदिन 48 आवर्स आप उसके जो गाजी था, गाजी बाबा जो मेन मास्टरमाइंड था, उसको सेना मार गिराती है। हमारे 2 ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। मुसद्दर जो उसने आरडीएक्स पूरे चीज एनआईए ने पूरा जांच कर लिया। और उसके बाद आप देखिए ये हुआ था कब? फरवरी 14 तारीख को। और आज जब हम जनवरी के 14 तारीख में बैठे हैं तो ये सवाल उठा रहे हैं आप पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं, उसको हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसी के ऊपर डॉर्जियर देता है पाकिस्तान यूएन के अंदर। किसने लाया वो बताओ बोल रहे हैं। हम सच है, हमने कुछ नहीं किया। जैसे मोहम्मद ने पाकिस्तान का हाथ है। गजब की बात करते हैं मनीष जी, बहुत अच्छा गजब की बात करते हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था कौन चिल्ला रहा है, इन्हें बंद कराएं। देखिए जो पाकिस्तान करना चाहता है, गजब की बात। क्या सवाल उठा है जनरल साहब? जनरल साहब कैसे मालूम है हमको? जनरल साहब बिहेव क्या मालूम है? चुप हो जाए आप, चुप हो जाइए आप। बांटने वाले राज्यसभा का सीट खाली नहीं है। हमारे राज्यसभा का सीट नहीं खाली है। ऐसे लोग इस देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोग इस देश को गुमराह कर रहे हैं। आप अपने नाम के अनुरूप रहिए। इस तरह का सेना के जनरल साहब, आप अपनी बात पूरी करें, फिर अमन के लिए, देश के अमन के लिए मैं चलूंगा अमन सिन्हा के पास। जनरल साहब, आप अपनी बात करें। आज देश किसने लाया बताओ ना देश को। देखिए
जैसे ही पाकिस्तान का नाम, मसूद अजहर का नाम जैसे आता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं। ये केवल नहीं, पाकिस्तान का औकात क्या भारत के सामने में? ये पैनल में बैठे इतिहास और भूगोल बदल दिया इसी देश ने। पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल दिया। पाकिस्तान जैसे चूहा के पीछे छुपना बंद कीजिए आपने। ऋषि जी, मजाक बना कर रखे हुए लोग। पाकिस्तान भारत का तुलना पाकिस्तान से कभी नहीं हो वो सकता। रक्षा विशेषज्ञ भारत का तुलना मिसाल चाहिए। ऋषि जी रक्षा विशेषज्ञ। पाकिस्तान जैसे चूहा आप मेरी बहस इस पर है कि आपको पुलवामा को लेकर अभी भी शक है, अभी भी संदेह है। वो डिफेंस बोल लेने दीजिए, पाकिस्तान बोल लेने दीजिए। वो देश के पीछे छिपना क्यों चाहते हैं? जलन साहब आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं अमन सिन्हा के पास चलूं। जी देखिए मनीष जी, मैं जो बोलता हूं, ये लोग ये नाम से चिढ़ते हैं। ये आज दिव्या, मैं आ रहा हूं आपके पास। दिव्या, आई एम कमिंग टू यू। की हावी है पूरे आतंकवाद के ऊपर में। देवेंद्र सिंह ऐसा आदमी पकड़ा जाता है, ये कब होती है? जब यूनियन टेरिटरी बनता है, जब आप उसके तंत्र तक घुसते हैं। तो ये क्या बांटना चाहते हैं? कहते हैं देवेंद्र सिंह मैं बीजेपी प्रवक्ता को बीच में लाता हूँ। ऋषि जी बनाना चाहते हैं। साहब आप बने रहे, जलन साहब आप बने रहे। अमन सिन्हा साहब, अमन साहब, एक डीएसपी के नाम को लेकर हिंदू मुसलमान हो गया अमन साहब, और आज आपके वरिष्ठ प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें 24 मिनट केवल हिंदू मुसलमान होता है, और जब महंगाई पे सवाल पूछा जाता है तो 20 से आज आपके वरिष्ठ प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें 24 मिनट केवल हिंदू मुसलमान होता है, और जब महंगाई पे सवाल पूछा जाता है तो 20 सेकंड का जवाब होता है। नहीं, देखिए, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे हिंदू मुसलमान करने का कोई अर्थ नहीं। और ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ये तो अधीर रंजन चौधरी, जो कभी बोलते रहे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कहे कि आप 370 हटाने के पहले यूएन का परमिशन लीजिए। जो लोग पुलवामा के हमले को, एयर स्ट्राइक्स को क्वेश्चन करते थे, वो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो हिंदू टेरर या सैफरन टेरर, ये कांग्रेस की सरकार, उसके गृह मंत्री का कॉइन किया हुआ वर्ड था। हिंदू मुसलमान करना राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में या किसी भी विषय में, ये भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करती है। और मुझे लगता है इस तरह के संजीदा इश्यूज पे भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और वो बार बार इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। स्पष्ट है कि वो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के शय पे ही इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख है, अभी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र जो यहाँ बैठे हैं, पता नहीं क्यों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर पुलवामा के हमले को अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं। उस पे एयर स्ट्राइक्स पे क्वेश्चन मार्क। अमन जी, ये कांग्रेस के हमदर्द हैं। कांग्रेस इन दिनों प्रवक्ता नहीं भेज रही, आपको पता है। आप इम्पार्शियल पत्रकार होते हैं तो कभी आप भारतीय जनता पार्टी की भी बात करते हैं। आप तो ऐसे कदम आगे हैं जो कि खाली भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, वो भी निराधार। नरेंद्र मोदी ने क्यों धर्म को लाया? मियां अहमद पटेल। एक बात, अभी झारखंड में चुनाव हुआ है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये क्या धर्म को लाना हुआ? चुनाव में कहते हैं धर्म को लाना ये हुआ। श्री मुद्दों पर आप तो पत्रकार हैं, पत्रकार हैं। धर्म को लाना ये हुआ कि जब कह रहे हैं, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। ये गवाही करने वाले कौन होते? मियां अहमद पटेल। आप रुकिए तो, मियां अहमद पटेल। सेकुलरवाद और राष्ट्रवाद में आप कुछ अंतर रखेंगे? मियां अहमद पटेल क्या होता है? आप सेकुलरवाद की बात मियां अहमद पटेल क्या और होता है? आतंकवाद में आप मियां अहमद पटेल क्या होता है? एक प्रधानमंत्री को सौदा देता है कि अमन जी, आप अपनी बात पूरी करें। क्या होता है? नाम होता है। और क्या होता है? क्या होता है? अहमद पटेल का नाम मियां अहमद पटेल है। कूद रहे हैं अपनी कुर्सी पे। नाम होता है। नाम होता है। ये होता है जब आप ये कहते हैं हिंदू टेरर, आप एक पूरे के पूरे केस को मैन्युफैक्चर करते हैं
जो असली आरोपी है उनको छोड़ के कुछ हिंदुओं को पकड़ के उनको आरोपित करते हैं टेरर के चार्जेस पे, और कोर्ट उसके बाद एक्विट कर देता है, तो सब अमन जी, पानी का पानी अमन जी, ये वही देवेंद्र है। अमन जी, मैं इस पर आऊंगा। ये वही देवेंद्र है, ये वही देवेंद्र है जिसको जम्मू कश्मीर सरकार ने शौर्य और वीरता का सम्मान दिया है। इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन दिव्या राजदान, आज मुझे एक नया टर्म पता चला, और ट्रोल रेजिमेंट शांत है। उसको आइडेंटिफाई करने का काम, पकड़ने का काम, ये भी उसी सरकार ने किया है। दिव्या, अरे मोदी जी तो कपड़ालोजी जानते थे, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कपड़ा से कौन आतंकी है, कौन आतंकी नहीं है। दिव्या को अपनी बात रखने दीजिए। मोदी जी तो मुझे कपड़ालोजी जानते थे। इनको भी लाना है बीच में। कौन है दिव्या, अमन जी कपड़ालोजी पे बोल दीजिए थोड़ा। पानी दिव्या, कपड़ालोजी मेरा आज का विषय नहीं ऋषि जी। अरे मोदी जी खुद कहते हैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं मैं। मोदी जी कहते होंगे, मोदी जी कहते हैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं मैं। वो रेफरेंस अलग हो सकता है, कपड़ालोजी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देवेंद्र सिंह आतंकवादी है या नहीं? दिव्या, ट्रोल रेजिमेंट शांत है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को कुछ बोलने को नहीं बच गया, और उनके जो हिमायती हैं, जो इसकी दिव्या, कैन यू हियर मी? की तरह विश्लेषक और दिव्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई लॉजिक नहीं रह गया, तो ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं भी कोई आपके पास ऋषि जी बात है, कोई सब्सटेंशियल दिव्या, बात है तो आप ट्रोल रेजिमेंट शांत है। कांग्रेस कह रही है ट्रोल रेजिमेंट शांत है क्योंकि देवेंद्र में देवेंद्र खान नाम नहीं है। इसका जवाब मैं भी दूंगा। ये इनकी ओछी राजनीति का हमें एक एग्जाम्पल मिल रहा है। खैर, मैं इनकी छोटी सोच पे नहीं जाऊंगी। मनीष जी, मुझे सिर्फ आप 20 सेकेंड्स दीजिए। मैं 3-4 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। ये लोग ऐसे डिबेट करते हैं जैसे कि सिर्फ चंद लोग इन्हें देख रहे हैं। आज सिर्फ भारत के लोग नहीं देख रहे, इन्हें पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं। और वो क्या देखेंगे कि हमारे भारत के लोग खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। आज हम नेशनल टेलीविजन पे आकर जब हम भारत की यूनिटी के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि हमारे देश का कोई भी बिट्रेयल हो, कोई भी हमारे देश के साथ गद्दारी करे, उसका अंजाम उसको वही मिलेगा जो एक टेररिस्ट को मिलता है। तो हम इस पे लड़ क्यों रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस हमेशा से उसने हमारे भारत के अंदर जो लोगों का सेंटिमेंट रहा है उसको कभी भी कदर नहीं करी। उसने कभी भी भारतीय सेंटिमेंट को नहीं बढ़ावा दिया, बल्कि पाकिस्तान का नैरेटिव बोलता गया, जिसे इंदिरा गांधी का अपमान होगा, नेहरू का अपमान होगा, ये देश का अपमान होगा। इंदिरा गांधी भूल गए, इंदिरा गांधी भूल गए, जिसने पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल दिया। 71 याद रखना होगा। की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान को चूहा बोल रहे हो, उस चूहे का इतिहास और इलियास जी के पास चलना है। आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। आप अपनी तीसरी बात रखें। दिव्या, आप अपनी तीसरी बात रखें। ऋषि जी, मुझे इलियास जी के पास भी जाना है। देश का अपमान नहीं करने देंगे। तीसरी बात ये है दिव्या की बात पूरी हो जानी चाहिए। देश का अपमान करेंगे बैठ के। अगर राजनीति वोट बैंक पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान का अगर ऋषि राजनीति जी, में वो वोट दूर बैंक बैठी, आपको पॉलिटिक्स और पता है, डिवाइड पे ही चलती है, तो तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि वो सेकुलर है या नहीं है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी पे या मोदी जी पे ये लाछन लगाते हैं कि इन्होंने देवेंद्र सिंह है इसीलिए उस पे कुछ ट्रोलिंग लांछन आरएसएस पे सीधे तौर पर लगा है। मुझे ये बताइए कि सीधे तौर पर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया, उस पे निगम साहब से मिलूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इलियास साहब, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। इलियास साहब, मेरे 2 सवाल हैं। जी। पुलवामा पर हमला किसने किया था? और दूसरा, भारत ने बालाकोट को क्यों निशाना बनाया था? मैं आपसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंतजार करिए। जी हां, बयानों को लेकर छिड़ी जंग, बहस जारी है देश का सवाल में। अधीर के बेतुके अधर बोल पर देश का सवाल जारी है, लेकिन इस वक्त आ रही है एक ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, एक बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपने 15 विधायकों को टिकट काटे, 8 महिला उम्मीदवारों को टिकट, 46 मौजूदा विधायकों को मिला है टिकट, 9 चेहरों पर दांव लगाया गया है। जी हां, दिल्ली चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने जारी की अपने
विधायकों कौन लड़ेगा चुनाव के नेताओं की लिस्ट नरेला से शरद चौहान, बुरारी से संजीव चौहान, तिमारपुर से दिलीप पांडे, आदर्श नगर से पवन शर्मा, बादली से आजेश यादव, रिठाला से महेंद्र गोयल, बवाना से जय भगवान उपकार, मुनका से धर्मपाल लखरा, किरारी से ऋतुराज झा, सुल्तानपुर से मुकेश कुमार, नांगलोई जट से रघुविंदर शौकीन, मंगोलपुर से राखी बिड़लान, रोहिणी से राजेश नामवंशीवाल, शालीमार बाग से वंदना कुमारी। ये वो चर्चित नाम। मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से मिला है टिकट। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री लड़ेंगे नई दिल्ली से और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे पटपड़गंज से। राघव चड्ढा राजेंद्र नगर, सोमनाथ भारती मालवीय नगर, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, गोपाल राय बदरपुर, आतिशी मार्लिनी कालकाजी, अमरनाथुल्ला खान ओखला, संजीव झा बुराड़ी, दिलीप पांडे तिमारपुर, राखी बिड़लान मंगोलपुरी, सत्येंद्र जैन शकुर बस्ती, शोएब इकबाल मटिया महल, जरनैल सिंह तिलक नगर। ये वो बड़े नाम। जी हां, दिल्ली चुनावों के लिए 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। मैं बस उसकी बेसिक सूचना आपको दे देता हूं कि इसमें 46 कैंडिडेट्स जो अभी सिटिंग एमएलएस हैं वो हैं। 9 पहले से खाली सीट्स थी, उस पे नए कैंडिडेट्स हैं और 15 सिटिंग कैंडिडेट्स सिटिंग एमएलएस की रिप्लेस किया गया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी से 6 महिलाओं को टिकट दिया गया था 2015 में, इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ये लिस्ट अभी आपको 2 मिनट में सर मुख्य नाम कुछ बता दीजिए, स्वयं कहाँ से लड़ रहे हैं, आप कहाँ से लड़ रहे हैं? और 46 सिटिंग है, 15 सिटिंग एमएलए रिप्लेस किए गए हैं, 9 पहले से खाली थे तो उनको फिल किया गया है। 9 समेत 15 बदले गए हैं। नहीं, 9 प्लस 24 सर आप कहाँ से लड़ रहे हैं? और 46 सिटिंग है, 15 सिटिंग एमएलए रिप्लेस किए गए हैं, 9 पहले से खाली थे तो उनको फिल किया गया है। 9 समेत 15 बदले गए हैं। नहीं, 9 प्लस 24 सर 40 पुराने हैं तो अभी सब आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। बता दीजिए सर थोड़ा सा। दिल्ली, जी हां, दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवारों के नाम का कर दिया है ऐलान। 9 नए लोगों को मिला है टिकट। जी हां, जिन 9 लोगों को टिकट मिला है और जिनको नहीं मिला उनको लेकर शायद घमासान हो सकता है कि वो लोग पार्टी के खिलाफ काम करें, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 9 नए चेहरों को टिकट दिया है। जी हां, इन 9 चेहरों पर जो टिकट दिया गया है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी पुलकित नागर के पास। पुलकित जो 9 टिकट काटे गए हैं उनके बारे में कोई जानकारी? ये नामों के ऐलान के पहले कई नए चेहरे पार्टी में भी आए हैं अलग दलों को छोड़कर। पुलकित, देखिए जो नई टिकट की बात है वो चेहरे हैं जो सीटें खाली थी, यानी कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कोई विधायक नहीं था और 5 सीटें वो जिन पर थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों को हटा दिया था, यानी कि वो बागी थे उन्हें हटा दिया था। तो टोटल ये 9 सीटें हैं, लेकिन जो मौजूदा विधायक थे उनमें से 15 लोगों का नाम काटा गया है। कुल मिलाकर 24 नए चेहरे 2015 में जो चेहरे उतारे थे उनमें 24 नए चेहरे इस बार आम आदमी पार्टी उतारने जा रही है। इसमें जो बड़े चेहरे हैं जिन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है उसमें आतिशी हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्हें कालकाजी से टिकट दिया गया है। राघव चड्ढा है, ये भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, इन्हें राजेंद्र नगर से टिकट दिया गया है। और दिलीप पांडे हैं जिन्हें तिमारपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा गांधीनगर से नवीन को टिकट दिया गया है। तो ये कुछ चेहरे हैं और जिनका टिकट काटा गया है मैं उनकी भी लिस्ट आपको बता देता हूं। बदरपुर से टिकट काटा गया है। एनडी शर्मा जो कल डिप्टी सीएम के यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उनकी जगह जो कांग्रेस से नेता हैं राम सिंह नेताजी, उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा
बवाना से टिकट काटा गया है, राम चंद्र का टिकट काटा गया है, दिल्ली कैंट से सुरेंद्र सिंह का टिकट काटा गया है और द्वारका से आदर्श शास्त्री का टिकट काटा गया है। ये वही है जो पहले आम आदमी पार्टी के चेहरों में से काटे जाने की कोई वजह और जानकारी आपको मिली है? आम आदमी पार्टी के अंदर आए थे जी। इन लोगों के टिकट क्यों काटे गए और क्या जिनके टिकट काटे हैं इनमें से आपकी किसी से बात हुई है? देखिए, अभी तक जो आम आदमी पार्टी का कहना है वो ये कि वो उन्होंने जो सर्वे कराया था विधानसभाओं के अंदर, वो उस सर्वे में ये लोग आम आदमी पार्टी के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे, इसलिए इन 15 लोगों का टिकट काटा गया है। और जो 9 नए चेहरे हैं उनमें पार्टी ने अपने पहले ही 5 विधायकों को हटा दिया था, उनकी जगह 9 चेहरे निकाले गए हैं। तो पार्टी ने सर्वे कराया था थोड़े दिन पहले और ये देखा था कि कौन कौन विधायक उनके क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठता है और कौन कौन नहीं बैठता है, तो उसमें इन लोगों के टिकट काटे गए, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन एनडी शर्मा जिनसे कल बात हो रही थी, जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उन्होंने पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुराने कांग्रेसी नेताओं को पार्टी पैसा लेकर टिकट दे रही है। ये आरोप एनडी शर्मा ने कल लगाया था जब वो मनीष सिसोदिया के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित। आमतौर पर ऐसा होता है जब टिकटों का बंटवारा होता है, जिनको नहीं मिलती वो पार्टी और पार्टी के नेताओं पर इसी तरह के आरोप लगा देते हैं। बहरहाल ये सियासत है और दिल्ली का चुनाव है, तो सबसे बड़े दल के 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के चेहरे कौन होंगे ये हमने आपको इस बड़ी खबर में बताया है। अब हम वापस आपको लिए चलते हैं फिर एक बार देश का सवाल में कि आखिर अधीर के बेतुके अधर बयान से कैसे सियासत हिल चुकी है। जी हां, एक बार फिर छोटे से इंतजार और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस बड़ी खबर के बाद फिर एक बार लौटते हैं उस बहस पर। जी हां इलियास साहब, माफ कीजिएगा आपको मैं पहले पड़ाव में नहीं ला पाया। आपको पता है पुलवामा हमला किसने किया है और उसके साथ साथ बालाकोट पर भारत ने हमला क्यों किया था? मनीष, मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि देश की हिफाजत के लिए आर्मी के जवान और दूसरे जवान जो अपनी जान लगाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, मेरे वालिद भी उनमें से एक थे 1971 में, मेरे पिताजी भी, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका मोरल नहीं गिराना चाहिए। दुख इस बात का है मनीष कि पाकिस्तान का एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन रात में प्लानिंग करता है और दूसरे दिन कई किलो आरडीएक्स भेज के हमारे जवानों को शहीद कर देता। मोदी, अमित शाह और एनएसआई डोवल की निकम्मी सरकार देखते रह जाती। तो ये निकम्मी सरकार क्या कर रही है? ये निकम्मी सरकार क्यों बैठी है दिल्ली में? दूर मरना चाहिए निकम्मी सरकार को। ये सरकार को निकाल के फेंकना चाहिए। ये सरकार हमारे लिए डेंजरस है, जो हमारे कश्मीरियों को नहीं बचा सकी, जो हिंदुस्तानियों को नहीं बचा सकी, जो जवानों को नहीं बचा सकी, जो किसानों को नहीं बचा सकी। पठानकोट में हमला 2013 में हैदराबाद की दहला था। किसकी सरकार थी आपको ये भी पता होना चाहिए। इलियास साहब, आप हैदराबाद से आते हैं। 2013 में हैदराबाद की दहला था। सबसे ज्यादा किसकी सरकार थी ये भी आपको पता है। सबसे ज्यादा बालाकोट में मरे मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, निकम्मी सरकार। पठानकोट में घुस गए आतंकवादी, मोदी सरकार निकम्मी बैठी हुई है। सबसे ज्यादा जवान मर रही, निकम्मी सरकार बैठी हुई है। तो ये निकम्मी सरकार खाली भाषण दे सकती, भाषण के एक्शन नहीं ले सकती। ये 56 इंच की खाली जबान वाली सरकार है। 56 इंच की छाती नहीं है मनीष, और 56 इंच की जबान है इनके लिए। खाली जबान इस्तेमाल करना जानते, वरना 2 कौड़ी की जो भी आए अलबल मुंह में 2 कौड़ी के काम की नहीं है, निकाल के फेंक देना है सरकार। इलियास साहब रुकिए, इससे पर्दा उठाता हूं मैं कोशिश करूंगा कि इससे पर्दा उठे। मेजर जनरल सिन्हा, देवेंद्र, डीएसपी देवेंद्र की गिरफ्तारी से क्या आपको लगता है पुलवामा की साजिश के राज भी खुलेंगे? एनआईए जांच कर रही है। जनरल सिन्हा, देखिए, देवेंद्र के साथ अजीत डोवल की भी इंक्वायरी करिए। पूरा पुलवामा बालाकोट सब सामने आ जाता। मेरी नजर में दोनों की इंक्वायरी एक साथ हो चुका। आपकी भी इंक्वायरी होगी। आपको एक दिन पहले का सब देवेंद्र सिंह के खुलने के बाद
मेरी देखिए, इंक्वायरी बहुत करो से भाई, ऐसे मैं आर्मी लोग नाइन थे का तंत्र बेटा के हूं। अंदर तुम्हारे जैसे जो कि डरपोकों से अंग्रेजों के आतंकवादी दल्लों को के सहूलियत देते थे। अंग्रेजों के देवेंद्र सिंह के ऊपर उनकी पहली बार नहीं उठी है। आमतौर पर देवेंद्र सिंह के ऊपर उंगलियां बहुत बार उठी है, तो वो हर बार दिखाई दे रहे हैं। यूनियन टेरिटरी पर इनके बाद अब आप देखिए जन साहब आप अपनी बात पूरी करें। जन साहब को सुन लेते हैं ऋषि जी। देखिए, देवेंद्र सिंह के ऊपर उंगली पहली बार नहीं उठी है। जो जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, कश्मीर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने जमीन पे कार्रवाई की है। देवेंद्र सिंह आज नहीं 1990 से आया हुआ है। उसकी इन्वॉल्वमेंट चाहे वो 2001 की है, 2018, 26, 11 में इन सभी में रही होगी। तार खुलने वाले हैं, कोई इसके पहले कार्रवाई नहीं होगी। तार खुलने वाले हैं। जन साहब आपने बहुत बड़ी बात की है। ऋषि जी मैं आ रहा हूँ, इससे जुड़ा हुआ मुझे अमन सिन्हा के पास भी पहुंचना होगा। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि ये सिन्हा की सिन्हा बात नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। जल साहब आपने बहुत बड़ा संकेत दिया, बहुत बड़ा संकेत कि तार सामने आएंगे। अमन सिन्हा जी, सेना मुख्यालय के बाजू की दीवार में महलनुमा घर डीएसपी का, मुझे समझ नहीं आता कि एक डीएसपी महलनुमा घर कैसे बना सकता है। रुकिए जल साहब आप रुकिए। मेरा अमन सिन्हा जी से सवाल है, सेना मुख्यालय के बाजू महलनुमा घर, और वो घर आतंकियों की पनाह का, उसके साथ साथ आप इंडिपेंडेंस डे पर उसे शौर्य और वीरता का पुरस्कार देते हैं। मेरी जितनी, मैं ये धृष्टता कर रहा हूं, मेरी जितनी जानकारी है, पुरस्कार राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, इसके पहले आईबी जांच करती है। तो ये सारी खामियां कैसे हो गई? बिल्कुल शर्म करो। मनीष जी, ये जो देवेंद्र सिंह है, ये कोई कल से तो पुलिस सर्विस में नहीं है, काफी समय से है। ये बात जरूर है कि पिछली कई सरकारें उसको डिटेक्ट करने में नाकाम रही, पर इस सरकार ने कम से कम जो भी इस तरह के लोग थे उनको डिटेक्ट करने का काम किया, उनको पकड़ने का काम किया, और जो भी कार्रवाई किसी आतंकवादी पे होती है, देवेंद्र भाई जो है, देवेंद्र श्रीमान जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा समझ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ टेक्नोलॉजी वाले तंत्र बोल लेने दीजिए ऋषि जी, दर्शक तो सुने। बीजेपी के प्रवक्ता है और शालीन और बुद्धिजीवी भी प्रवक्ता है। मेरा दो सवाल है प्रवक्ता से, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, बात करने को ब्रेक भी लेना, इसलिए उनको बोलने दीजिए। मेरा दो सवाल क्या तरीका है उनका बहस करने का? उनको मेरे के पास जब बारी आती है तो क्या नहीं रहता? मेरे के ऊपर में, पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनकी बात को लेके पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जाता है। ये जो लाल मफलर लगा के श्रीमान जी बैठे हैं, हाँ। इनके तरह के लोग, इनकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है जिसकी ये हिमायत, कांग्रेस की बात मत करो। पाकिस्तान रखता है, पाकिस्तान का इतिहास है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भी आगे बढ़ के बात भाई तुम बॉक्सलाहट और तिलमिलाहट दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। ऋषि जी आप जब सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल और जांच की बात करेंगे, तब आपको ये जवाब मिलेंगे। जी हाँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटे से इंतजार के बाद ये गर्मा गर्म बहस और चर्चा जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। धार्मिक सियासत क्यों होती है? छोटा छोटा जवाब ऋषि मिश्रा। मैं थोड़ा कॉन्क्रीट बात आपको बताना चाहूंगा। समय कम है, जी, मेरे 5 सेकंड ही दीजिएगा। पुलवामा घटना हुआ था, आपको याद होगा। पुलवामा घटना में सेना ने क्या कहा था, हमें एयर लिफ्टिंग दिया जाए। ये सरकार एयर लिफ्टिंग क्यों नहीं दी गई? गृह मंत्रालय को हमले का आशंका था, अलर्ट था, गृह मंत्रालय क्या कर रहे थे? तीसरा, जो कपड़ोलॉजी में हमारे प्रधानमंत्री एक्सपर्ट है, वो फिल्म शूटिंग में व्यस्त थे। तो सवाल तो इस सरकार पर उठता ही है। यदि कोई हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि हमारे देश पे हमले करने वाले कौन थे, पाकिस्तान के वायुसेना ने पाकिस्तान और इनकी बात भी समझ नहीं आती। अरे भाई, आप पत्रकार चित्रकार हैं,
आप इतने इम्पार्शियल हैं। हाँ, नहीं मनीष जी, जब मैं बोल रहा था पूरे समय इंटरप्ट कर रहा था याद नहीं, जब ऐसे एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा। आप या तो डिबेट को ठीक है स्कोर करिए, इसका क्या मतलब है यहाँ बैठ के गुंडागर्दी करेंगे आप देश को गाली देंगे? लाल मफरल पहन लिया, इसका मतलब आप इतने बड़े पाकिस्तान के हिमायती हैं, तो पाकिस्तान की चिंता करिए। छोटा जवाब गुंडा लोगों से जो है बीच में नहीं बोलेंगे। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी की। मैं जब बोल रहा था पूरे समय इंटरप्ट करते रहे। मफलर पे जवाब देने के लिए बैठे हैं। अमन जी, आतंकवाद के मुद्दे पर धार्मिक सियासत कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसने सैफरन टेरर किया है, जिसने हिंदू टेरर का वर्ड बनाया और उसके बाद कोर्ट में पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई। कांग्रेस पार्टी को और जो लोग उसका मफलर पहन के घूम रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। आपका समय खत्म। निगम साहब को यही नहीं शऊर है कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है, आपका कौन जवाब देगा? जी, निगम साहब, यही आतंकवाद के मुद्दे पर धार्मिक सियासत क्यों? दूसरा क्या जवाब देगा? देखिए, बड़ा साफ में कह दूं, पढ़ लिख के आइए, उसके बाद बैठिएगा टीवी पे। जैसा उन्होंने चौधरी साहब ने आज बड़े आराम से संघ का नाम लिया। संघ आतंकवाद के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको जड़ से नष्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर वो कहते हैं अगर इनका नाम खान होता, देवेंद्र खान, तो सोनिया गांधी 3 दिन तक सो नहीं पाती। कुछ लोग बाटला एनकाउंटर में जैसे सो नहीं पाई थी और भगवा आतंकवाद ही बोलती। और तीसरा मैं कहूंगा कि वो जो सिलाई मशीन कुछ लोग देने और 10,000 रुपए देने पहुंच जाते हैं धर्म का रंग देख के। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे बता दीजिए ये जो आतंकवाद है उसका क्या रंग है, कौन सा देश परेशान है? इलियास साहब, आतंकवाद के मुद्दे पर धार्मिक सियासत क्यों होती है? छोटा जवाब। मसला ये है मनीष कि आरएसएस बीजेपी का आतंकवाद से पुराना ताल्लुक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को आपको तो पाकिस्तान से एक दिन पहले की खबर थी। आप कहीं से कोई लाइन आई है आपको बोलने की? देवेंद्र सिंह से जुड़ता है बीजेपी की। आप लोग आतंकवाद फैलाते हैं। आप अगर कहीं से मौलाना है, मौलवी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते भारतीय जनता पार्टी। इलियास साहब, मनीष जी ये शांत करें तो मैं बताऊं जी। देखिए मनीष जी, सीधा सा सवाल है। पूरे देश को एक K2 प्लान के अंदर में पाकिस्तान बांटना चाहता है। धर्म की लड़ाई के भी 22 करोड़ मुस्लिम, 14 करोड़ सिख, और ये जो आप उठा रहे हैं देवेंद्र सिंह खान नहीं, सिख नहीं, केवल उसकी चाल चलाई हुई और इस तरह के मसले चुनाव के टाइम पे उठते हैं। फंसते हुए लोग K2 प्लान के अंदर में दिव्या, आतंकवाद के नाम पर सियासत, धार्मिक सियासत क्यों होती है? दिव्या, लास्ट 10 सेकेंड्स। धार्मिक सियासत इसलिए होती है क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हमेशा धार्मिक तौर पे हमारे देश को बांटना चाहती है। और आतंकवाद को भी उन्होंने एक पक्ष में ले गए हैं जहां पर एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी नहीं है। गुड और बैड टेररिज्म की डेफिनेशन लिख दी है उन लोगों ने। इसीलिए मोदी जी ने बिल्कुल सही पार्लियामेंट में जाकर। दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जो देश का सवाल दर्शक देख रहे हैं, आपने सबकी राय सुनी, लेकिन आप ये निष्कर्ष जरूर निकाल गए होंगे कि ये सियासत है। जी हाँ, सियासत के लिए कुछ भी करेगा और फिर वो मजहबी बातें आ जाएं तो क्या बात है। जी हाँ, वो भेदिया है। NIA जांच शुरू कर दी है। गद्दार है या नहीं, जांच के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुलेठा।